प्रीवियस क्लास में हमने कौन सी बात कंप्लीट की थी? किसी को याद है? रोबोट्स हमने पढ़ी थी फाइल। ठीक हो गया। मैंने कहा था इसकी स्लाइड को हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, ऐसी है ना? आज जरा इसको क्विकली हम रोबोट की फाइल को खोल लेते हैं। यहाँ पर मैं एक रोबोट की फाइल दिखा भी देता हूँ आपको। इसको बेशक हम बंद कर देते हैं ताकि स्पीड कम हो जाए। जी, ये आ गए हम होस्टिंग में। हाँ, ये जब आप होस्टिंग परचेज करते हैं तो उसी वक्त आपको ये अकाउंट मिल जाता है जहाँ से भी आपने खरीदा होगा। तो यहाँ पर आप देखो तो यहाँ पर एक सर्विसेज आ रही है और एक डोमेन आ रही है। सर्विसेज होस्टिंग को बोलते हैं और डोमेन डोमेन नेम को बोलते हैं। तो हम नाम से ही पता लग रहा है कि यहाँ पर एक डोमेन खरीदी हुई है, ठीक है, और साथ में ये होस्टिंग का प्लान है इनके पास। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो होस्टिंग प्लान इनका कौन सा है जरा देख लें। ये आ रहा है, ये 24 को इसने एक्सपायर भी हो जाना है, ठीक है, अप्रैल में शायद। और ये इतना प्लान है, इसका रिन्यूअल अमाउंट कितना आ रहा है? 33,000 आ रहा है। और ये कौन सा प्लान है जी? कारपोरेट प्लान है, लिनक्स बेस्ड। यानी ये जो होस्टिंग परचेज की हुई है ये उसकी डिटेल हमें यहाँ पे नजर आ रही है। ये मैं इसकी रोबोट्स की फाइल खोल रहा हूँ। आगे इसी तरह हम लोगों ने अपनी रोबोट्स की फाइल क्रिएट करनी है। अक्सर स्टूडेंट ये पढ़ लेते हैं और वो कंफ्यूज रहते हैं कि रोबोट्स की फाइल बनती कैसे है। रोबोट्स की फाइल क्या होती है हमने प्रीवियस क्लास में समझा था, है ना? क्राउलर को हम डायरेक्टिव्स दे रहे होते हैं, ऑर्डर्स नहीं डायरेक्टिव्स दे रहे होते हैं, इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं कि भाई ये हमारा कंटेंट है, इसको आपने पहले क्राउल करना है, ताकि अगर आपके पास कम टाइम हो क्राउल करने का तो उतनी देर में हमारी वेबसाइट क्राउल हो जाए। तो ये मैं नोटपैड खोलता हूँ। पहली इंफॉर्मेशन क्या दे रहे हैं? यूजर एजेंट। मैंने बताया था ना यूजर एजेंट का क्या मतलब होता है कि सर्च इंजन के क्राउलर्स। स्टैटिक का मतलब यह है कि जितने भी सर्च इंजन हैं सब के सब हमारी वेबसाइट को क्राउल करें। तो स्टैटिक लगा दिया। नहीं चाहता तो लाजमी, क्यों नहीं चाहूँगा भाई, यही चाहूँगा ना कि सब लोग सब करें। MSN पे भी जाए, याहू पे भी जाए, गूगल के लिए हम स्पेशली करने लगे हुए हैं। तो हमें रोबोट्स फाइल की पहली इंफॉर्मेशन क्या देनी है? यूजर डैश एजेंट कॉलन स्टैटिक, स्मॉल लेटर्स में लिख रहे हैं। ये जिस तरह लिख रहे हैं ऐसे ही लिख रहे हैं, ठीक है। यूजर डैश एजेंट स्मॉल लेटर्स में। उसके बाद हमने क्या लिखा है? उसके बाद हमने लिखा है अलाउ कॉलन। इतने का मतलब क्या हुआ कि भाई हमारी वेबसाइट का जितना भी होस्टेड कंटेंट है सारा हम अलाउ कर रहे हैं, ऐसे ही है ना? मगर जिसे हमें क्राउल नहीं करवाना उसके लिए हम जो इंफॉर्मेशन देंगे वो किस में देंगे? डिसअलाउ में। बाय डिफॉल्ट हर होस्टिंग के अंदर ये एक फोल्डर बना हुआ होता है CGI बिन। जरा चेक करते हैं कि नजर आता है हमें इसमें बोला? ये नहीं आता। ये जी मैं खोल रहा हूँ होस्टिंग प्लान, खोलने से इस पर क्लिक करके ये क्या लिखा है? लॉग इन टू सी पैनल। जहां पर आपकी वेबसाइट ने अपलोड होना है वो तो उसने दिखाया ना, ये होस्टिंग है आपके पास। जहां पर आपकी वेबसाइट ने अपलोड होना है दैट इज सी पैनल। आगे और कहां पर है हमारी फाइलें? फाइल मैनेजर। आगे ये क्या लिखा हुआ आ रहा है जी? पब्लिक HTML। ये वो वाला फोल्डर आप देखा था मैंने आपको वेबसाइट दी थी, उसका नाम भी फोल्डर का नाम पब्लिक HTML ही था। सो बेसिकली मैंने कोई वेबसाइट डाउनलोड करके आपको दी थी, उसका पब्लिक HTML का फोल्डर डाउनलोड करके दिया। इसे खोलो। आगे CGI बिन। ये होस्टिंग का डिफॉल्ट फोल्डर है।
वो जैसे विंडो बनाए तो कुछ फोल्डर्स खुद बन जाते हैं ना विंडोज में, इसी तरह जब होस्टिंग होती है तो उसमें भी कुछ चीज़ें खुद बन जाती हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका तो कुछ लेना देना नहीं है हमारी वेबसाइट से, इसलिए हमने कहा कि इसको तो डिसअलाउ कर दो। इसी तरह अगर आपको लग रहा है कि कुछ और कंटेंट भी है, आप उसको भी डिसअलाउ कर दें। मिसाल के तौर पर जैसे मैंने प्रीवियस क्लास में एग्जांपल दी थी कि मैंने कुछ अपना प्राइवेट डाटा यहाँ पे रखा हुआ है, तो उस फोल्डर को मैं डिसअलाउ कर दूंगा। कैसे? ये ले, सही है। ये जितने मैंने एग्जांपल्स दिए आपको, ये सारे वो फोल्डर्स हैं जिनका मेरी वेबसाइट से कुछ लेना देना नहीं है, ये मैंने बैकअप के तौर पे यहाँ पे रखा हुआ है। तो क्राउलर जब आएगा तो इनको भी देखना शुरू कर देगा। तो मैंने पहले ही बता दिया कि भाई इनको ब्लॉक कर दिया मैंने क्राउल करने के लिए कि ये क्राउल ना हो। ऐसे बता रहे ना, मतलब जो चीज क्राउल करना है वो बताएंगे ना। पहली बात तो ये कि ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि हम वेबसाइट की एसईओ करें और वेबसाइट क्राउल नहीं करनी। ये तो हम वो कंटेंट बता रहे हैं जो वेबसाइट का हिस्सा नहीं है। जिसको आपने क्राउल नहीं करवाना उसको ऐसे भी बता सकते हैं और उसको ऐसे भी बता सकते हैं। जी, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि 2025 के फोल्डर में बहुत सारी फाइलें पड़ी हैं, मगर मुझे सिर्फ ये वाली फाइल को क्राउल नहीं करना, बाकी सारी अब क्राउल हो रही होगी। ठीक है। उसके बाद आखिरी जो इसका डायरेक्टिव होता है वो क्या होता है? साइट मैप। क्योंकि हमने रोबोट्स बनाने से पहले क्या किया था? साइट मैप जनरेट किया था। तो आपने जो साइट मैप जनरेट किया उसका पूरा यूआरएल से खोलने के बाद साइट मैप कॉलन में आकर पेस्ट कर दिया। आप देख लें, ऐसे ही किया हुआ हमने, ऐसे ही है। वेबसाइट का नाम नहीं, आगे यूआरएल में sitemap.xml भी होना चाहिए। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? इस फाइल को जब हम सेव करेंगे तो कैसे सेव करेंगे? पहले तो हम HTML फाइल्स बना रहे थे ना, मगर ये वाली फाइल कौन सी है? ये तो रोबोट्स की फाइल है। तो इस फाइल का नाम क्या होगा? रोबोट्स। भाई नोटपैड में बना रहे हैं तो ऑटोमेटिकली क्या बन रही है? टेक्स्ट फाइल ही बन रही है। और ये वो फाइल है जो हमें टेक्स्ट ही चाहिए, इसलिए मैं इसको कुछ भी नहीं कर रहा। ठीक है, चलिए इसको मैं यहाँ पर रख लेता हूँ, डेस्कटॉप पे नहीं, पिक्चर्स में रख लेते हैं फिलहाल समझाने के लिए कि मुझे करीब से मिल जाए। वैसे तो ये कहाँ पर होगी? जहाँ पर आपकी वेबसाइट है वहीं पे होगी ना। इसको यहाँ रखा है मैंने इसको। ये इस फाइल को भी मुझे अपलोड करना है जैसे वेबसाइट को अपलोड करते हैं। साइट मैप को भी मुझे अपलोड करना है जैसे वेबसाइट को अपलोड करते हैं। तो मैं करूंगा क्या? बेसिकली ये जो मैंने साइट मैप की फाइल बनाई और जो ये वाली फाइल बनाई, तो मेरे पास ऑलरेडी फोल्डर पड़ा हुआ है ना अपना पब्लिक HTML का। इन दोनों फाइलों को उसके अंदर ही रख दूंगा मेन पर, और पब्लिक HTML को अपलोड कर दूंगा। तो क्या हुआ? रोबोट्स भी अपलोड हो गई, साइट मैप भी अपलोड हो गई। समझ में आ गई बात? अब जरा क्विकली ये देखते हैं कि हम किस तरीके से अपनी वेबसाइट को अपलोड करते हैं। अभी आपने देखा हम कहाँ पर आए थे? कहाँ पर आए थे जी? पब्लिक HTML में। जरा एक स्टेप पीछे चलें। ये बिल्कुल ऐसे ही है, ये समझे जैसे आपकी विंडो नहीं यूज करते, आप विंडोज में यूज कर रहे होते हो, उसका ब्राउजर यूज करते हो, विंडो का एक्सप्लोरर। एक फोल्डर में जाते हो, फिर उस फोल्डर से पीछे आ जाते हो, जैसे आप मैनेजमेंट करते हैं। ये सारी की सारी इसी तरह की मैनेजमेंट इसके अंदर हो रही है, क्योंकि हम इसके अंदर इसका ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं, होस्टिंग का। तो हमें उसी की सारी कमांड्स अप्लाई करनी है। शुरू में मैंने आपको बताया था कि आप लोगों ने क्या यूज करना है। मैंने कहा था भाई आप लोगों ने जिप फैमिली को यूज करना है कंप्रेशन के लिए, कहा था ना। विंड्रॉर को नहीं यूज करना, इसलिए कि जो होस्टिंग है ये विंड्रॉर को इस्तेमाल नहीं करती, जिप फैमिली को इस्तेमाल करती है, चाहे वो WinZip हो और चाहे वो 7zip हो। ठीक है, चलिए एक स्टेप पीछे चलें। ये देखिए क्या लिखा हुआ है। ये मैंने कहा ये पूरी विंडो की तरह की चीजें आ रही हैं, जैसी विंडो में आ रही होती हैं। भाई क्या लिखा हुआ है? होम, अप वन लेवल, बैक, फॉरवर्ड, रीलोड, ऐसी होती है ना विंडो में भी सब चीजें होती हैं। मैं कहता हूँ अप वन लेवल। आपको ये देखकर अंदाजा हो गया कि जहां पे मैंने माउस रखा हुआ ये क्या चीज है कि नहीं हुआ? जी क्या है ये वाला? सब डोमेन। सब डोमेन है ये, डोमेन नहीं है, सब डोमेन बनाई हुई है।
पहले लेसन में मैंने बताया था ना कि डोमेन क्या होती है और सब डोमेन क्या होती है। जब डोमेन के अंदर डोमेन बनती है वो सब डोमेन होती है, और उसका एड्रेस क्या होता है? उसका एड्रेस होता है सब डोमेन नेम डॉट डोमेन नेम। तो ये क्या है? सब डोमेन नेम क्या है हमारा? ABC, और डोमेन नेम क्या है हमारा? ifzalacademia.com। जरा चेक करते हैं इसके अंदर क्या पड़ा हुआ है। पूरी एक वेबसाइट पड़ी हुई है, ऐसी है ना? अब 1 लेवल करें, जिसका नाम मैं टाइप करने की बजाय ना मैं इसको जरा कॉपी कर लूँ। रीनेम कहाँ जी है? ये मुझे चाहिए था इसलिए मैं इस ऑप्शन पे आया हूँ बस। हाँ, मैं कहता मुझे टाइप ना करना पड़े इसलिए मैंने इसे कॉपी किया, और कुछ बात नहीं है। यहाँ पर मुझे लिखना था इसको। समझ में आ गई है बात? मैं रीनेम से सिर्फ उसको कॉपी किया था। और एंटर करते हैं, देखते हैं ये वेबसाइट इस वक्त एक्टिव है। एक्टिव है ना? यहीं पर मैं प्रैक्टिस आपको कराऊंगा। यहाँ पर मैं स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस कराता हूँ वेबसाइट को अपलोड करने। अभी हम क्या करते हैं, इसको रिमूव कर देते हैं। कहाँ पर है जी? इस फोल्डर को रिमूव नहीं करना, क्योंकि ये तो मैंने सब डोमेन क्रिएट की हुई है। तो भाई गलत कर दिया। क्या है? सिलेक्ट ऑल कहाँ लिखा हुआ है? ये सिलेक्ट ऑल किया मैंने। जूम छोटा कर दूं थोड़ा सा? सिलेक्ट ऑल किया, डिलीट किया, और कहा भाई निकाल दो इसे भाई, होस्टिंग में से रिमूव कर दो। गई? अब जरा वेबसाइट को रीलोड करें जी। एरर आ गया। ये एरर भी हमने एसईओ में डिस्कस करना है। ये एरर भी हमने एसईओ में ही डिस्कस करना है। 404, ये भी एसईओ का ही एक टॉपिक है हमारा। भाई वेबसाइट थी, अब नहीं रही तो एरर जनरेट हो गया। इस एरर को आप बोलते हो 404 एरर। ठीक है, अब हम वापस आते हैं। अब हमें यहाँ पर वेबसाइट लानी है। ठीक है, आपको एक वेबसाइट दी थी मैंने, दी थी ना, जिप करके। वही वेबसाइट में यहाँ लाने लगा। कैसे? ये आप क्या सीख रहे हैं? वेबसाइट को फिलहाल अपलोड कर दो। इस पर आते हैं अपलोड, सिलेक्ट। इसकी प्रैक्टिस में वीडियो के साथ आप कर सकते हैं। ठीक है, स्टूडेंट वेबसाइट थी शायद वो, इसको पिक करें। और मैंने क्या बताया था कि वेबसाइट को जब हम अपलोड करते हैं तो किस फॉर्मेट में करते हैं? जिप फॉर्मेट में करते हैं। आपने उस पर बना लिया लोकली, वेबसाइट पूरी तैयार कर चुके हुए हैं, वेबसाइट बन चुकी हुई है। अब आपको क्या करना है? उसको जिप कर देना। ओपन वेबसाइट अपलोड नहीं हो सकती है, जिप हो सकती है। तो हमने इसको जिप की शक्ल में यहाँ से किया। इट इज़ नॉट एसईओ टॉपिक प्योरली, मतलब ये तो वेबसाइट हमारा सब कुछ बना बनाया आएगा ना। जैसे समझाने के लिए मैं आपको यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि अभी हमने एक चीज़ करनी है, उसमें ये आपके समझा होगा तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएंगी चीज़ें। ठीक है, क्या हुआ? हो गई अपलोड। भाई ब्लू कलर, इसका ब्लू कलर भी हो सकता है, इसका रेड कलर भी हो सकता है, इसका ग्रीन कलर भी होगा। जब प्रोसेस में होगा तो ब्लू कलर होगा, जब कंप्लीटली अपलोड हो जाएगी तो ग्रीन कलर में हो जाएगी। अगर रेड कलर में होगी तो इसका मतलब है कोई सस्पिशियस इशू है, या तो वायरस है, या हैक्ड है, या आपकी होस्टिंग में स्पेस नहीं है, इस वजह से भी इशू हो सकता है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ ये है 500 MB की, और मेरे पास स्पेस जो बची हुई थी वो 300 MB रह गई थी। तो इसका मतलब क्या हुआ? वेबसाइट तो अपलोड नहीं हो सकती, मुझे होस्टिंग कंपनी से कहकर अपने पैकेज को अपग्रेड कराना पड़ेगा। हो गई जी। आ जाए जरा वापस, इधर पे क्लिक करें। फिर मैं बता रहा हूँ कि इसकी प्रैक्टिस कैसे करेंगे, इस वीडियो के साथ करेंगे। आप आ गई है, इस पर राइट क्लिक करें, और फिर क्या कर लें? इसको बोले आप तय क्या कर लें। स्क्रीन पे ऑप्शंस पड़े ना, फिर पता लग जाएगा क्या करें। एक्सट्रैक्ट करना, बिल्कुल ठीक है भाई। कंप्रेस किया था ना, कंप्रेस करके यहाँ ले आए हो। अब क्या करना है? खोलना है इसको। अब इसको एक्सट्रैक्ट कर लो। एक स्टूडेंट ने बताया इतने सालों में से। इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं था ये। क्या हुआ? हो गया एक्सट्रैक्ट। वैसे ही फोल्डर आ गया जैसे आपके घर में आया हुआ है जब आपने उसको अनजिप किया था। तो
इसकी इंपॉर्टेंस तो खत्म होगी ना भाई। मैं चाहूँ तो इसको डिलीट कर दूँ स्पेस बचाने के लिए, अगर बड़ी स्पेस हो तो ना भी करूँ, मैं इसको डिलीट कर दूँ। आ गया जी, इसे खोलें। अब आपने एक साइंस और समझनी है। क्या? जो होस्टिंग अकाउंट होता है हमारा, अगर तो हमारा मेन डोमेन हो, यानी कि ये वाली जो डोमेन है, अगर मेन डोमेन पे मैं वेबसाइट अपलोड करूंगा तो उसका जो सिस्टम फोल्डर होता है वो होता है पब्लिक HTML। तो ऑटोमेटिकली पब्लिक HTML के अंदर जो इंडेक्स फाइल होती है मेन डोमेन उसको इस्तेमाल करती है। समझ में आ गई बात? यानी अगर मैं लिखूंगा abc.com तो पब्लिक HTML में जो इंडेक्स फाइल होगी वो चल पड़ेगी खुद ही ऑटोमेटिक। लेकिन आप सब डोमेन पे अगर काम कर रहे होंगे तो ऐसा नहीं होगा। सब डोमेन में आपको ये चीज मैनुअल देखनी पड़ेगी। इसका मतलब वहां पर पब्लिक HTML का रोल वो नहीं है जो मेन डोमेन पर है। मींस मुझे अपनी वेबसाइट को पब्लिक HTML से बाहर निकालना है, क्योंकि सब डोमेन में ही उसने क्या ढूंढना है, इंडेक्स की फाइल को। मेन डोमेन में उसने क्या ढूंढना है, पब्लिक HTML के फोल्डर को, उसमें से इंडेक्स की फाइल को। सब डोमेन में उसने क्या ढूंढना है, इंडेक्स की फाइल को। इसलिए मैंने क्या किया, पब्लिक HTML खोला, सिलेक्ट किया, मूव किया, क्योंकि ये कहां पड़ी हुई है सारी फाइलें, पब्लिक में। सब डोमेन में तो वो इसे कंसीडर ही नहीं कर रहा। तो मैंने कहा भाई इसको यूं करो, पब्लिक से बाहर निकाल के मेन पर ले आओ। तो ये बता रहे हैं कहां लेकर जा रहे हैं, कहां लाना चाहते हैं हम, एबीसी अफजाल अकेडमी में, पब्लिक में नहीं। तो मैं क्या करता हूं, इसको मिटा देता हूं, बस इतनी सी बात करता हूं। इसका क्या मतलब हुआ, पब्लिक HTML से ये सारा कंटेंट निकलेगा और कहां पे आ जाएगा, मेन पे आ जाएगा। किसकी मेन पर, सब डोमेन की मेन पर। आ गया? आ गया का मतलब यहां से तो सब गया ना, एक स्टेप पीछे करें, आप 1 लेवल। ये छोटी छोटी बेसिक कमांड्स होती हैं, विंडो में चलती हैं। हाँ, ये आपको कंफर्टेबल होंगे तो आप इन चीजों को यूज कर सकते हैं जी। आगे वापस, यहाँ पर पब्लिक HTML अभी भी नजर आ रहा है ना, मगर क्या ख्याल है इसमें अभी इस वक्त कुछ है, खाली कर चुका हूं ना मैं इसको, तो इसका काम भी खत्म, इसको भी डिलीट कर दें। कंफ्यूज ना करें कि ये क्या कर रहा है। अब क्या ख्याल है, वेबसाइट लाइव हो गई है, अब दोबारा से वेबसाइट लाइव हो गई है, ठीक है। अभी मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो ये लाइव है। पहले मैंने क्या किया था, लाइव थी, रिमूव कर दी। अब मैं फिर दोबारा से इसको लेकर आया हूँ डाटा को आपको दिखाने के लिए कि कैसे लाते हैं। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ फिर पेज को, फिर आ गई वेबसाइट वापस, ठीक है। तो ये हमने क्या प्रोसीजर पढ़ लिया, वेबसाइट को अपलोड करने का प्रोसीजर क्या होता है, ठीक है। अब आ जाते हैं इधर वापस, एक अगला टॉपिक और देखते हैं 15 मिनट में, गूगल सर्च कंसोल। ये क्या चीज है, गूगल सर्च कंसोल। इसका पुराना नाम, बहुत पहले जब एसईओ, बहुत सालों पहले जब एसईओ होती थी तो इसका नाम होता था वेब मास्टरिंग टूल। अब इसका नाम है गूगल सर्च कंसोल, ठीक है। आपको पुराने नाम से कुछ लेना देना नहीं, इट इज जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन कि भाई ये सर्च कंसोल को पहले वेब मास्टरिंग टूल भी कहा जाता है। ये क्या चीज क्या है, ये गूगल हमारी वेबसाइट को एनालाइज करेगा कि हमारी वेबसाइट कैसे चल रही है। गूगल हमारी वेबसाइट के इनसाइट्स दिखाएगा कि हमारी वेबसाइट किस तरीके से काम करने लगी हुई है। बिल्कुल उसी तरह जैसे यहाँ कैमरा लगा हुआ है ना, तो वो मॉनिटर कर रहे हैं हमें कि क्लास कैसी हो रही है। अगर इसमें कोई साउंड लगा हो तो शायद मेरी आवाज़ नहीं जा रही हो वहाँ पे जहाँ पर मॉनिटरिंग होने लगी हुई है। अगर आप चाहते हैं कि गूगल आपकी वेबसाइट को मॉनिटर करे तो हम गूगल में अपनी वेबसाइट को सबमिट करते हैं। हम क्यों चाहते हैं कि गूगल हमारी वेबसाइट को मॉनिटर करे, ताकि हमें यह पता लगे कि हमारी वेबसाइट कैसे चल रही है, इसमें क्या इश्यूज आ रहे हैं, सर्च क्यूरीज क्या हो रही हैं, क्या क्या सर्च क्यूरीज हो रही हैं, कहाँ इंप्रेशंस लग रहे हैं, किस कीवर्ड को लोग सर्च करते हैं तो इंप्रेशन आता है, किसके ऊपर क्लिक आता है, क्या हमारी वेबसाइट इन्फेक्टेड तो नहीं है, क्या हमारी वेबसाइट का यूजर एक्सपीरियंस बुरा तो नहीं है। यानी ये सब चीजें हमें कौन बताएगा, गूगल सर्च कंसोल, ठीक है। इसका मतलब क्या, बड़ी काम की चीज है। जब हम वेबसाइट
कि एसईओ शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम उसकी वेबसाइट को पहले ही दिन क्या कर लेते हैं, सर्च कंसोल पे सबमिट। ऐसे ही है ना भाई, ये क्लास शुरू होनी थी तो उन्होंने पहले क्या किया, कैमरे लगा दिए सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, पहले ही दिन लगा दिए। लेकिन जब तक कैमरे नहीं लगे होंगे कोई मॉनिटरिंग नहीं होगी, जब कैमरे लगेंगे तभी मॉनिटरिंग होगी। जब वेबसाइट सर्च कंसोल में जाएगी उस दिन से मॉनिटरिंग शुरू होगी, उससे पहले की कोई मॉनिटरिंग नहीं होगी। तो अब इस पे आ जाते हैं, हम ये देखने लगे हैं कि सर्च कंसोल में अपनी वेबसाइट को कैसे ऐड किया जाता है। ठीक है, देखते हैं इसमें इशू तो नहीं आता, ऑलरेडी इसमें बनी हुई है, किया हुआ ना मैंने ऑलरेडी इसको ऐड। ठीक है, कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, सेटिंग्स में है। अभी हम क्या करने जा रहे हैं, ऐड करना, लेकिन अब उससे पहले मुझे ज़रूरत पड़ गई है रिमूव करने की, क्योंकि मैंने प्रीवियस क्लास में भी शायद किसी को ये ऐड करके दिखाई हुई है। तो उसको ये एंड पे आ गया हूँ मैं, सेटिंग्स के एंड पे आया हूँ, तो क्या लिखा हुआ आ रहा है, रिमूव प्रॉपर्टी, रिमूव, खत्म हो गई। तो जब भी आप अकाउंट में आएंगे तो आपको ऐसा मैसेज आएगा। यहाँ पर आप देखें, आपको दो ऑप्शन नजर आ रही है, डोमेन और यूआरएल। इसका मतलब क्या हुआ कि सर्च कंसोल क्रिएट करने के दो तरीके हैं, एक डोमेन लेवल है और एक यूआरएल लेवल है। डोमेन लेवल का मतलब यह है कि आपको होस्टिंग कंपनी की काफ़ी इंटरेक्शन की ज़रूरत है और इस प्रोसेस में आपकी वेबसाइट डाउन भी होती है। ठीक है, और डोमेन लेवल का फ़ायदा क्या होता है कि आपकी, इसको फ़ायदा कहें या डैमेज कहें, जो मर्जी कह रहे हैं, आपकी वेबसाइट में 10 सब डोमेन हैं तो 10 के 10 ऑटोमेटिकली उनके सर्च कंसोल क्रिएट हो जाएंगे। बेशक आप करना नहीं चाह रहे तो भी हो जाएंगे। जैसे अभी मैं करना चाह रहा हूँ एक का, तो इससे करूँगा तो सबके हो जाएंगे। फिर यह करने के लिए मुझे होस्टिंग से इंटरेक्शन भी करनी है ईमेल्स के थ्रू। फिर जितनी देर ये प्रोसेस चलेगा मेरी वेबसाइट डाउन भी हो सकती है। डाउन होने का मतलब लाइव नहीं रहेगी। जो दूसरा मेथड है हमारे पास, ये देखिए ना क्या कहता है, कहता है ये सारी इंफॉर्मेशन देने के लिए आपको रिक्वायर्ड डीएनएस वेरिफिकेशन। डीएनएस वेरिफिकेशन कहाँ से होगी, होस्टिंग कंपनी से होगी। लेकिन यहाँ पर जब हम आएंगे तो यहाँ पर ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ये टोटल हमारे कंट्रोल में है। इसलिए हम जो काम करते हैं वो ये वाला मोस्टली कर रहे होते हैं। क्या है ये है यूआरएल लेवल और ये है डोमेन लेवल। इसमें क्या होगा, एक एक वेबसाइट को हम अलग अलग कर सकते हैं, हमारे कंट्रोल में है। जिसको चाहें सर्च में ले आए, जिसको चाहें सर्च से निकाल दें। अब करना क्या है, हमें भाई वेबसाइट का यूआरएल देना है। पहले ये यूआरएल कॉपी किया और यहाँ लाकर इसको पेस्ट किया। अभी मैं ये देखता हूँ ऑटो वेरीफाई ना कर दे। ऑटो वेरीफाई कर सकता है क्योंकि इसी की वेरिफिकेशन ऑलरेडी यहाँ पे हुई हुई है। चेक कर लेते हैं, नहीं तो फिर हम दूसरे जीमेल में ले जाएंगे। ऑटो वेरीफाई हो गया, इसलिए हम एक काम करते हैं, इसको छोड़ देते हैं और एक नया जीमेल यूज कर लेते हैं। मैं किसी और जीमेल में जाके ये प्रोसेस ऑक्सो, चलें जी इसको कर लेते हैं। ये भी मैंने इसमें ना किया हो, आई थिंक सो ना किया हो। सो क्या लिखूँ मैं, गूगल सर्च कंसोल, जरा क्विकली करते हैं अब। अगर मैंने इस जीमेल पे भी पहले ये किया होगा, इसी वेबसाइट को किया होता, इसी वेबसाइट को, तो फिर वही मैसेज हमें आएगा। किया हुआ है, मैंने सारे यूज कर लिए मुझे लगता है जीमेल। अब देखता हूँ मैं आपको किस पे लेकर जाऊँ। स्टार्स अकेडमी में ले जाते हैं। इसे तो बंद कर दें। हाँ भाई यहाँ पे ना हो, चलिए यहाँ पे कोई और वेबसाइट है, ठीक है, वो नहीं है। देखते थे लिस्ट में, वो तो नहीं आ रही कहीं, एक स्टार्स आ रही है और वो आ रही है। इसका मतलब आपको यहाँ से ये भी पता लग गया
कि एक जीमेल पर हम एक से ज़्यादा वेबसाइट को भी ऐड कर सकते हैं, इसीलिए इसका नाम उन्होंने क्या रखा हुआ है, प्रॉपर्टी। जो वेबसाइट है वो यहाँ पर क्या कहला रही है, प्रॉपर्टी कहला रही है। तो दो कहता है भाई ऐड हुई है, एक और ऐड कर लो, ऐड प्रॉपर्टी, फिर हम इस प्रोसेस में हैं। लेकिन जब आप ये काम पहली दफा करेंगे तो आप सीधे यहीं पे आएंगे। हाँ, जब आप सेकंड वेबसाइट ऐड करेंगे तो फिर उस तरह के ऑप्शन पे जाएंगे। क्या किया मैंने, यहाँ पर आ जाए, कंटिन्यू, आई थिंक सो क्या अपनी होगी, अपनी हुई, ये स्क्रीन आपके पास आएगी। अब ये क्या हुआ, ये बेसिकली ओटीपी आ गया आपके पास एक तरह से। हाँ, जैसे मोबाइल पे ओटीपी कोड आता होता है, तो कहता है भाई एक वेरिफिकेशन का मेथड है ये वाला कि ये एक फाइल है, इसको डाउनलोड कर लो, इस फाइल को पहचान लें, ताकि अगर कभी भी आपको ये फाइल नजर आए किसी क्विज में तो आपने पहचानना होगा ये कौन सी फाइल है। ये कैसे शुरू हो रही है, इसका नाम शुरू हो रहा है जी गूगल से, गूगल लिखा हुआ आ रहा है इसके नाम पे, और उसके आगे कुछ नंबर्स आ रहे हैं और कैरेक्टर्स आ रहे हैं, ऐसे ही है। तो इस तरह की फाइल अगर आपको दिखाया जाए और पूछा जाए भाई कौन सी फाइल है, तो आपको फौरन पता लग जाना चाहिए कि ये गूगल सर्च कंसोल की वेरिफिकेशन फाइल है। ठीक है, कैसे शुरू हो रही है, गूगल के वर्ड के साथ, तो इसका मतलब ये गूगल सर्च कंसोल की वेरिफिकेशन फाइल है। पहला मेथड क्या कहते हैं, इसे डाउनलोड कर लो, फाइन, मैंने इसे क्लिक किया, डाउनलोड हो गया, वेरिफिकेशन का पहला मेथड। दो मेथड है, दूसरा मेथड क्या कहता है, HTML टैग। भाई टैग से हम काफी प्ले करते हैं, बहुत सारे टैग्स थे जो हम हेड में लगा रहे थे, तो कहता है ये टैग मैं आपको दे देता हूँ और इसको यहाँ से पिक करो और कहाँ जाके पेस्ट करो, हेड में पेस्ट कर दो, बस। किसके हेड में पेस्ट कर दो, इंडेक्स फाइल के हेड में पेस्ट कर दो। चाहो तो ये वाला मेथड यूज कर लो, चाहो तो फाइल वाला मेथड यूज कर लो, दोनों को यूज नहीं करना, दोनों में से कोई एक यूज करना। इसमें क्या होगा, इंडेक्स की फाइल खोलूंगा, हेड के पोर्शन में किसी भी जगह पर इस कोड को पेस्ट कर दूंगा। कौन से कोड को, ये वाला कोड, आगे छोटा सा मेटा नेम इक्वल्स टू गूगल साइट वेरिफिकेशन, इसे यहां से करेंगे कॉपी और कहां पेस्ट कर देंगे, मेरा ख्याल है सबको पता है इस बात का। ठीक है, हम दूसरा मेथड यूज करते हैं जो फाइल अपलोड वाला मेथड है। ठीक है, फाइल हो चुकी है डाउनलोड, देखें जरा, हो गई है। ठीक है, आ जाते हैं वापस क्विकली उधर ही, जल्दी से वहीं पे आ जाते हैं जहां पर थे हम लोग। कहां पर अपलोड करने हैं, जहां पर आपकी वेबसाइट है वहां पर अपलोड करना है। जरा क्विकली करते हैं, जल्दी से इसे अपलोड कर लेते हैं। सिलेक्ट, कहां पड़ी है जी फाइल हमारी, डाउनलोड्स में। डाउनलोड्स कहां है भाई, नीचे, ये हो गई। अब वापस जाए उसी में, यहां आने। अब हमने वेरिफिकेशन कौन सी की, जब वेरिफिकेशन दो है तो वेरीफाई के बटन भी दो हैं, जहां से वेरिफिकेशन करेंगे वहीं से वेरीफाई के बटन को यूज करेंगे। तो मैंने ये वाली वेरिफिकेशन की, मैं इस वेरीफाई के बटन को प्रेस करता हूं, हो गई। और फिर हम इसे कहते हैं ओपन प्रॉपर्टी, आ गया, ठीक हो गया, सर्च कंसोल बन गया। अब क्या हुआ, अभी आज हमारी क्लास में कैमरे लग गए, अब आज से रिकॉर्डिंग शुरू हो चुकी है। रात को हमें कुछ डाटा मिल जाएगा, 7 दिनों के बाद कुछ बेहतर डाटा मिल जाएगा, महीने के बाद उससे भी बेहतर डाटा आ जाएगा, 3 महीनों के बाद काफ़ी अच्छा डाटा होगा, साल के बाद बहुत अच्छे इंसाइट्स होंगे कि लोग हमारी वेबसाइट पे कैसे आ रहे हैं और कैसे रिस्पॉन्स कर रहे हैं। इसी तरह हमें और क्या करना है, इसी तरह हमें और, अभी हम लोगों ने क्या बनाई, रोबोट्स की फाइल, उसको भी अपलोड कर देना है। तो अगर आप उसमें डालकर लाए थे तो वो अपलोड हो गई। साइट में आपको अपलोड कर देना है, जो पिछली क्लास में पढ़ा था वो भी अगर डाल के लाए थे तो वो भी अपलोड हो गया। मगर अब हमें साइट मैप को यहाँ पे सबमिट भी करना है। आगे कैसे सबमिट करना है, साइट मैप के बटन पे गए और यहाँ आकर क्या लिखा, अगर मैंने अपलोड कर दिया हुआ है तो, मेरा ख्याल है मैंने नहीं किया, लेकिन आपको यहाँ पे आके क्या करना है, इसको सबमिट कर देना। मेरा नहीं ख्याल इसमें साइट मैप होगा, पहले से पड़ी होगी तो उसने अपलोड कर दिया होगा। तो ये वाला काम हमें यहाँ पे आके करना है, बाकी इस क्लास को इंशाल्लाह आगे देखेंगे क्या करना है। ठीक है, तो ये होस्टिंग से रिलेट करते हुए जितने टास्क थे हमने सारे कंप्लीट कर लिए।